हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अनु बंशीवाल। और आज का हमारा जो ऑनलाइन लेक्चर का टॉपिक है वो है एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन जो है अर्लियर जो वीडियो है उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका बेसिक जो है वो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने फील्ड की डेफिनेशन भी स्टडी की थी। तो यहाँ हम अब वेक्टर स्पेस के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के नॉन एम्प्टी सेट्स जो हैं वो हमारे पास में बाइनरी ऑपरेशंस के लिए वेक्टर स्पेस बनते हैं। तो वेक्टर स्पेस की एग्जांपल स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन है वो आप लोगों को रिवाइज़ करूँगी, ताकि एग्जांपल्स को प्रूव करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसलिए एक बार हम फिर से वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन जो है वो रिवाइज़ करेंगे। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग माना एफ हमारे पास में कोई फील्ड है, और फील्ड की डेफिनेशन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं अर्लियर वीडियो के अंदर। और वी हमारे पास में एक नॉन एम्प्टी सेट है, तब वी को फील्ड के ऊपर एक सदिश समष्टि कहते हैं यदि वी में परिभाषित दो संक्रियाएं सदिश योग प्लस वी क्रॉस वी से जो वी में डिफाइंड है, जहाँ पर वी क्रॉस वी जो है वो हमारा डोमेन है और वी जो है वो हमारा कोडोमेन है। तो सदिश योग जो है वो वी क्रॉस वी से वी में डिफाइन किया गया है, और अदिश गुणन जो है वो एफ क्रॉस वी से वी में डिफाइन किया गया है। अगर ये दोनों जो संक्रियाएं हैं वो वी में परिभाषित हैं और अगर इन निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रही हैं, तो वी ओवर एफ जो है वो एक सदिश समष्टि कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट टू पॉइंट डेफिनेशन को डिस्कस करें तो सबसे पहला वर्ड हमें दिखाई देता है कि वी में परिभाषित। तो हम जानते हैं कि संक्रियाएं जो हैं उनको वेल डिफाइंड हम कैसे प्रूव करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें प्रूव करना है कि क्या ये सदिश योग वेल डिफाइंड है या नहीं, तो इसको हम वेल डिफाइंड कैसे दिखाते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा बैक में जाएंगे ग्रुप में। तो ग्रुप के अंदर हम क्या करते थे, एक नॉन एम्प्टी की सेट लेते थे, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन करते थे, और बाइनरी ऑपरेशन वेल डिफाइंड है या नहीं ये कैसे चेक करते थे। हम जानते हैं बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है जो नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से इटसेल्फ पर लगता है। तो हमारा जो डोमेन है बाइनरी ऑपरेशन के लिए वो ग्रुप का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, सॉरी नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, और जो उसका कोडोमेन है, कोडोमेन ग्रुप जो है वो इटसेल्फ होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन वेल डिफाइंड है ये कैसे देखते हैं कि अगर जी के कोई भी दो एलिमेंट्स लिए जाएं और उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाया जाए, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी अगेन अगर जी में बिलोंग कर जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। इसी तरीके से हमें देखना है कि सदिश योग और जो अदिश गुणन है वो क्या वी में परिभाषित है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे कि हम जानते हैं कि सदिश योग जो है उसका जो डोमेन है वो वी क्रॉस वी होता है, और कोडोमेन जो है वो क्या होता है, वी होता है। तो हमने दो एलिमेंट लिए वी से, ए और बी ले लिया, और उनके बीच में हमने हमारा सदिश योग लगाया, वेक्टर एडिशन लगाया। अगर दोनों एलिमेंट्स के बीच में वेक्टर एडिशन लगाने के बाद में भी रिज़ल्ट जो है वो अगर वी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि जो सदिश योग है, जो वेक्टर एडिशन है, वो हमारे पास में वेल डिफाइंड है इन वी। इसी तरीके से हम अदिश गुणन को चेक करेंगे। अदिश गुणन के लिए हमें ध्यान रखना है कि फील्ड और हमारे नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है हमें, और इसका जो कोडोमेन है वो हमारे पास में अगेन क्या होगा, वी होगा। यानी कि अगर हम एक एलिमेंट लें फील्ड से और दूसरा एलिमेंट लें हम वेक्टर मतलब नॉन एम्प्टी सेट से, और उन दोनों के बीच में अगर हम अदिश गुणन लें या स्केलर मल्टीप्लिकेशन लें और आने वाला रिज़ल्ट भी अगेन अगर वी में जा रहा है, तो हम कहते हैं कि ये जो अदिश गुणन है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी एग्जांपल में या क्वेश्चन में कोई भी आपको नॉन एम्प्टी सेट दिया जाए और उसके अंदर कोई भी दो बाइनरी ऑपरेशन आपको दिए जाएं, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो बाइनरी ऑपरेशन वी के अंदर वेल डिफाइंड है या नहीं है। और वेल डिफाइंड प्रूफ करने के लिए अगर सदिश योग को वेल डिफाइंड प्रूफ करना है तो हमें इस तरीके का फंक्शन लेना है, और अगर अदिश गुणन को हमें वेल डिफाइंड प्रूफ करना है तो हमें इस तरीके का फंक्शन लेना होगा।
और अगर हमारे जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं, सदिश योग और अदिश गुणन, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर दोनों वी में वेल डिफाइंड हैं, उसके बाद अगर वो इन एग्जाम्स को भी फुल्ली सेटिस्फाइड करते हैं, तो हमारा वी जो है ओवर एफ, इसे लिखते कैसे, वी ओवर एफ, और सदिश योग और अदिश गुणन के लिए ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है क्या बन जाता है, वेक्टर स्पेस बन जाता है। अब ये एग्जाम्स में मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है कि पहला एग्जाम क्या होता है कि वी को हमें सदिश योग के लिए क्रम विनिमय समूह दिखाना पड़ता है। क्रम विनिमय समूह आपको पता है किस तरीके से प्रूफ करते हैं। आपको इसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करानी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दिखाना है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स दिखाना है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कराना है। अगर ये 4 प्रॉपर्टी हम सेटिस्फाइड करा पा रहे हैं वी से सदिश योग के लिए, तो वो क्या बन जाता है, क्रम विनिमय समूह बन जाता है। और ये दो हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती हैं। एक में हम स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वेक्टर एडिशन पे, दूसरे में हम वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्केलर एडिशन पे। तो अगर ये इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर देता है, दोनों एग्जाम को सेटिस्फाइड कर देता है, तो वेक्टर स्पेस बन सकता है। उसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी एक तरीके की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है हमारे पास में। अगर एफ़ के सारे एलिमेंट और वी के सारे एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को एग्जाम को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो हमारा वी जो है वो वेक्टर स्पेस बन सकता है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम जो वेक्टर स्पेस है उसके किसी भी एलिमेंट को फील्ड के यूनिट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, तो वापस हमारा वेक्टर स्पेस का एलिमेंट ही आ जाना चाहिए। तो अगर एक वेक्टर स्पेस के, यानी कि जो अभी वेक्टर स्पेस नहीं बना है, अभी हमारा ये नॉन एम्प्टी सेट है, तो अगर नॉन एम्प्टी सेट के सारे एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वी जो नॉन एम्प्टी सेट है वो हमारा वेक्टर स्पेस बन सकता है। अगर नॉन एम्प्टी सेट सदिश योग और अदिश गुणन के लिए वेल डिफाइंड है और ये सारे एग्जाम सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब वी जो है ओवर एफ पर प्लस और डॉट सदिश योग और अदिश गुणन के लिए क्या है, एक वेक्टर स्पेस है। तो ये हमने एक वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन जो है उसको वापस से रिवाइज़ किया है, क्योंकि आगे आने वाले जो एग्जांपल्स हैं उनके अंदर इन्हीं डेफिनेशन के बेस पर हम किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को वेक्टर स्पेस प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला जो काम है वो हमें क्या करना है, बाइनरी ऑपरेशंस को वेल डिफाइंड हमें प्रूफ करना होगा। अगर ये वेल डिफाइंड प्रूफ हो गए, उसके बाद हम इन एग्जाम्स को सेटिस्फाइड करवाएंगे। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ने के बाद में हमारे पास में सबसे पहला एग्जांपल आता है कि एवरी फील्ड इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। यानी कि ये एक स्टेटमेंट है जो हमें प्रूफ करना है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने उप क्षेत्र पर, यानी कि सब फील्ड पर एक सदिश समष्टि होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको कोई नॉन एम्प्टी सेट नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है एक फील्ड, और आपको प्रूफ करना है कि फील्ड अपने ही सब फील्ड पर एक क्या होता है, वेक्टर स्पेस बनाता है। और यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस बनाने के लिए बाइनरी ऑपरेशन लेंगे, वो हम जो फील्ड के बाइनरी ऑपरेशन होंगे प्लस और डॉट, जो सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो माना हमने एफ़ जो है वो फील्ड है तथा एच जो है उसका एक सब फील्ड है। हमने एक नोटेशन ले लिया है, फील्ड को हमने एफ से डिनोट किया है और एच हमने उसका एक सब फील्ड ले लिया है। अब यहाँ पर एफ़ जो है इसके एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास में वेक्टर हैं, और एच जो इसका सब फील्ड है उसके एलिमेंट्स जो है हमारे पास में क्या है, स्केलर्स हैं। यानी कि आपको इस तरीके का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है आपके पास में कि एफ़ को, यानी कि फील्ड को उसके ही सब फील्ड पर सदिश योग और अदिश गुणन, तो यहाँ पे सदिश योग जो है वो सिंपल एडिशन है और अदिश जो गुणन है वो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो इन दो बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपको इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है। तो सबसे पहला टास्क जो अभी हमने डेफिनेशन में सीखा कि हमें पहले चेक करना है कि क्या इन दो बाइनरी, ये जो दो बाइनरी ऑपरेशन है वो हमारे जो सेट है जिसे हम वेक्टर स्पेस प्रूफ करना चाहते हैं, क्या उस सेट के अंदर ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो हम इन्हें वेल डिफाइंड कैसे प्रूफ करेंगे, प्लस को हम वेल डिफाइंड प्रूफ करेंगे, तो प्लस का जो डोमेन है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, एफ क्रॉस एफ से एफ हो जाएगा, और जो डॉट है जो हमारा अदिश गुणन है उसके लिए हमारा जो डोमेन है वो हो जाएगा एच क्रॉस एफ से, और जो को डोमेन है वो हमारा क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ये हमें जो दो बाइनरी ऑपरेशन है इन्हें एफ के अंदर वेल डिफाइंड प्रूफ करना है। तो वेल डिफाइंड कैसे प्रूफ करेंगे,
अब इसको वेल डिफाइंड प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, एफ़ के दो एलिमेंट लिए ए और बी, और उनके बीच में हमने हमारा जो सदिश योग है जो एक्चुअल में सिंपल एडिशन ही है, तो दोनों एलिमेंट्स के बीच में हमने एडिशन लगाया और हमने चेक किया कि एडिशन करने के बाद में क्या जो रिज़ल्ट आएगा वो एफ़ के अंदर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एफ़ है वो इटसेल्फ एक फील्ड है, और फील्ड अपने आप में बहुत सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करके एक नॉन एम्प्टी सेट फील्ड बनता है। तो फील्ड बनने के लिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी एक नॉन एम्प्टी सेट को सेटिस्फाइड करनी पड़ती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो अगर फील्ड की क्लोजर प्रॉपर्टी से देखा जाए तो फील्ड के किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को आप अगर ऐड करेंगे तो आने वाला रिजल्ट जो है वो वापस किस में जाएगा, फील्ड में जाएगा। तो उसी बेसिस पे हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर एडिशन है, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि ये सिंपल हमारे पास में एडिशन ही है, लेकिन चूंकि हमें इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ करना है तो हम ये जो सिंपल एडिशन है इसको वेक्टर एडिशन कह रहे हैं, और जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है उसे हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं। तो दो एलिमेंट्स का एडिशन करने पर वो अगेन किस में चला जाएगा, एफ़ में चला जाएगा। इसका मतलब जो ये सदिश योग है वो हमारे इस सेट एफ़ जो कि फील्ड है के अंदर क्या है, वेल डिफाइंड है। अब हमें प्रूफ करना है कि क्या हमारा अदिश गुणन जो कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है, क्या वो हमारे सेट के अंदर यानी कि एफ़ के अंदर वेल डिफाइंड है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अदिश गुणन को हमें कैसे प्रूफ करना है। एक एलिमेंट हमें लेना है एच से, दूसरा एलिमेंट हमें लेना है एफ़ से, और हमें दिखाना है कि अगर हम इन दोनों एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करें तो वो वापस किस में बिलोंग करना चाहिए, एफ़ में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर एलिमेंट लिया ए हमने एच से, एक्स लिया एफ से। अब हमें ये ध्यान रखना है कि एच जो है वो एक्चुअल में क्या है, सब फील्ड है किसका, एफ का, यानी कि एच जो है वो एफ के ही एलिमेंट्स से बना हुआ है। तो जो एलिमेंट एच में बिलोंग करेगा वो एलिमेंट ऑब्वियसली हमारे एफ के अंदर भी होगा। तो एलिमेंट ए जो है एच के अंदर से जो हमने लिया है वो एक्चुअल में एलिमेंट किसका है, एफ का ही एलिमेंट है। तो एफ़ के एलिमेंट को एफ़ के एलिमेंट से ही अगर मल्टीप्लाई किया जाए, उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन लिया जाए जिसे कि हम अदिश गुणन कह रहे हैं, तो अगेन फील्ड की डेफिनेशन से, फील्ड की क्लोजर प्रॉपर्टी से अगर हम ए इंटू एक्स करते हैं तो वापस वो एलिमेंट जो है वो किसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, एफ़ के अंदर बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ जो अदिश गुणन जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है वो एफ़ के अंदर वेल डिफाइंड होगा। तो यहाँ हमने चेक कर लिया है कि जो हमारे दोनों बाइनरी ऑपरेशन है, वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दोनों एफ़ के अंदर क्या है, वेल डिफाइंड है। अब अगर हमारे बाइनरी ऑपरेशन वेल डिफाइंड है तो हम बाकी के जो एग्जाइम्स हैं उनको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। तो पहला एग्जाइम हमारे पास में क्या होता है कि जो हमारा सेट है वो वेक्टर एडिशन के लिए क्या बने, कम्यूटेटिव ग्रुप बने। तो आपको पता ही है कि एफ़ ऑलरेडी एक फील्ड है, और फील्ड जो है वो एडिशन के लिए ऑलरेडी एक कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं कि एफ़ जो है वो प्लस के लिए क्या होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप होता है। और ये जो बाकी की प्रॉपर्टी हैं वो भी ये फुली सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि एफ़ फील्ड है और फील्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड होती है। तो हम मान के चल रहे हैं कि एग्जाम सेकंड और थर्ड जो है वो भी एफ़ के और एच के प्रत्येक एलिमेंट के लिए पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि एफ़ जो है वो एक फील्ड है और फील्ड के अंदर बंटन नियम जो है वो पूरी तरीके से क्या होता है, संतुष्ट होता है। उसके बाद में फोर्थ जो एग्ज़ाम है वो हमारे पास में क्या है, एक तरीके की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो हम जानते हैं कि एफ़ फील्ड है और डॉट के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करता है। तो हमारा एग्ज़ाम 4 भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। और फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है जिसमें हम एफ़ के यानी कि जो हमारा फील्ड है उसके यूनिट एलिमेंट को हम क्या करते हैं, वेक्टर सेट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर्स का सेट हमारे पास में क्या है, एफ़ है, और जो स्केलर्स का सेट है वो हमारे पास में क्या है, एच है। तो हमने क्या किया है कि यूनिट एलिमेंट को एफ़ के एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है, तो वापस क्या होगा, वही एलिमेंट आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एफ़ जो है वो हमारे पास में क्या है, फील्ड है, और फील्ड के अंदर क्या होता है, वन एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। और हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया जाए वापस वही एलिमेंट आ जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा
कि फील्ड जो है वो अपने ही सब फील्ड पर प्लस और डॉट के लिए, यानी कि वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए वेक्टर स्पेस की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है। इसका मतलब है कि एक फील्ड अपने ही सब फील्ड पर प्लस और डॉट सिंपल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, एक वेक्टर स्पेस बनाता है। तो इस स्टेटमेंट से हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी निकलते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि जब हमने फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, जब हमने पढ़ी थी तो हमने स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स पे भी चेक किया था कि क्या कोई ऐसा इनफाइनाइट सेट है जो हमारे पास में फील्ड बनता है। तो हमने सेटिस्फाइड करवा के फील्ड की प्रॉपर्टी और ये देखा था कि क्यू यानी कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर्स का सेट और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट जो है, ये तीनों हमारे पास में क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। और अगर हम इन तीनों इनफाइनाइट सेट्स के सब फील्ड बनाएं तो क्यू का सब फील्ड क्यू खुद होगा, आर का अगर हम सब फील्ड बनाएं तो आर का सब फील्ड क्यू भी होगा और आर खुद भी होगा। सी का अगर हम सब फील्ड बनाएं तो क्यू भी सी का सब फील्ड होगा, आर भी सी का सब फील्ड होगा और सी भी सी का सब फील्ड होगा। क्योंकि सब फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है कि एक फील्ड का सबसेट सब फील्ड तभी बनता है जब वो खुद भी क्या हो, एक फील्ड हो। तो क्यू का सबसेट क्यू स्वयं है और क्यू जो है वो एक फील्ड भी है, इसलिए क्यू जो है हमारे फील्ड का एक सब फील्ड भी होगा। इसी तरीके से क्यू आर का एक सबसेट है और क्यू एक फील्ड भी है, इसलिए क्यू जो है वो आर के लिए सब फील्ड का काम भी करेगा। इसी तरीके से आर का सबसेट आर स्वयं भी है और चूँकि आर एक फील्ड भी है तो यहाँ पर आर जो है वो आर का सब फील्ड की तरह भी काम करेगा एंड सो ऑन। तो इस स्ट्रक्चर से हमने देखा कि अगर ये हमारे पास में फील्ड है और ये सब इनके सब फील्ड है तो इस स्टेटमेंट से हम क्या लिख सकते हैं कि Q ओवर Q प्लस और डॉट के लिए हमेशा क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा। क्योंकि Q यहाँ पर फील्ड है और अंदर क्या है, Q सब फील्ड भी है, तो ये क्या बन जाएगा, एक वेक्टर स्पेस बन जाएगा। इसी तरीके से हमने लिया R ओवर Q प्लस और डॉट के लिए एक वेक्टर स्पेस बनेगा। क्यों? क्योंकि R जो हमारा फील्ड है और अंदर जो हमने Q लिया है वो क्या है, R का ही एक सब फील्ड है। तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, R जो है ओवर Q प्लस और डॉट के लिए एक फील्ड होगा। इसी तरीके से R ओवर R प्लस और डॉट के लिए वेक्टर स्पेस होगा। इसी तरीके से C ओवर Q ओवर R ओवर C प्लस और डॉट के लिए क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। यहाँ एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है कि आपको चेक करना है क्या R ओवर C यानी कि रियल नंबर का सेट क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट पर एक वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ट्राई करके देखिए, ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देखिए और आप ये ज़रूर चेक करिए कि क्या R जो है उसी के ऊपर एक वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। इसके बाद में हम वेक्टर स्पेस के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स और कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन अभी इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक लेक्चर के अंदर अभी हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को रिवाइज़ किया, एक स्टेटमेंट को प्रूव किया, साथ में हमने देखा कि स्टैंडर्ड सेट्स जो है वो वेक्टर स्पेस बनाते हैं अपने सब फील्ड पर या नहीं बनाते हैं। अब इस लेक्चर का आगे वाले पार्ट में हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उन्हें प्रूव करेंगे कि क्या वो मैट्रिक्स स्पेस बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेस के लेक्चर 2 में लेंगे। थैंक यू।